तो डिस्कस करते हैं हम प्रिफर्ड ड्रग यूज टू ट्रीट एस्थमा, यानी कि क्या क्या ड्रग होंगे अगर एस्थमा हो गया। पहले हम देखते हैं एस्थमा क्या होता है। बेसिकली एस्थमा का मतलब क्या होता है। एस्थमा एक क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक मतलब जो बीमारी लंबे समय तक रहे, लंबे वक्त तक रहे, ठीक है, क्रोनिक बीमारी है। इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या, इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है सूजिश, इन्फ्लेमेशन मतलब कहते हैं सूजिश। तो यहाँ पर देखें आपको ये सांस की नालियाँ दिख रही हैं, इसमें क्या हो गया, सूजिश हो गई है, देखें सूजन हो गई है, सूजिश हो गई है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। और एस्थमा में क्या होता है, ये सांस की नालियाँ सूज जाती हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इस पर से हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, ठीक है। अच्छा, ऑफ द एयर वे करेक्टराइज एपिसोड ऑफ एक्यूट ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, क्या मतलब हुआ, इसमें क्या हो जाता है, हमारी सांस के जो रास्ते हैं उसमें सूजिश आती है, इसमें सांस में मुश्किल होती है हमें इसी वजह से। और एपिसोड्स ऑफ एक्यूट ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, और कभी कभी क्या होता है कि अचानक में आपको एस्थमा हो सकता है। एक तो आपको लंबे समय तक चलता आ रहा है एस्थमा, दूसरा क्या आपको कभी कभी क्या होता है अचानक भी एस्थमा हो सकता है। दो तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म। अचानक जो अस्थमा होगा इसमें क्या हो जाएगी, हमारी अचानक से ब्रंकस जो होंगी, फॉर एग्जांपल हमारे देखें ये ट्रैकिया और ये हमारे बन गए ब्रंकस और ये लंग्स, ठीक है। तो अचानक क्या हो जाएंगे, ये ब्रंकस ये हो जाएंगे कॉन्स्ट्रिक्ट, ये पतले पतले जब हो जाएंगे तो सांस लेने में मुश्किल होगी, जाहिर सी बात है। और सिम्टम क्या क्या होंगे, यानी कि क्या क्या अलामत होंगे, आपको खांसी महसूस होगी, ठीक है, खांसी करेंगे आप, आपका सीना में दबाव तनाव महसूस होगा, आपको वीजिंग सीटी जैसी आवाज़ आएगी, आपको वीजिंग मतलब कहते हैं सीटी जैसी आवाज़ आएगी। और क्या हो जाएगा, रैपिड रेस्पिरेशन, आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे होंगे। क्यों ले रहे होंगे, क्योंकि आपको ये आपके एरिया हो गए पतले पतले, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, तो आपको चाहिए ज़्यादा सांस, ज़्यादा मतलब आपको एयर भेजनी है लंग्स के अंदर, ठीक है। तो आप कोशिश करके लंबे लंबे जल्दी जल्दी सांस ले रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा, यानी कि एस्थमा के मैकेनिज्म क्या है, एस्थमा होता कैसे है, ठीक है। देखिए, एस्थमा जो है ना, एस्थमा के होने की वजूहत तीन है, हमने तीन याद रखनी है, ठीक है। पहला हम याद रखेंगे BIM, BIM, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा याद रखने के लिए अपने तीन लफ्ज़ याद रखने, BIM। बी का मतलब क्या है कि ब्रंकियल कॉन्स्ट्रक्शन, आई का मतलब इन्फ्लेमेशन और एम का मतलब म्यूकस सिक्रीशन, ठीक है। ये तीन पॉइंट हैं। पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ब्रंकियल कॉन्स्ट्रक्शन। ब्रंकियल कॉन्स्ट्रक्शन मतलब क्या, यानी कि जो हमारी ब्रंकस हैं, बेसिकली यही जो ब्रंकस हमें दिख रहे हैं, ये हो जाएंगे कॉन्स्ट्रिक्ट, ये सुकड़ जाएंगे, ठीक है, ये सुकड़ जाएंगे। ये जो ब्रंकियल स्मूथ मसल, इनको हम कहते हैं स्मूथ मसल। कौन सा मसल है ये, इसमें जो मसल्स लगे हुए हैं ये हैं स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल हम देख लेते हैं पहले, स्मूथ मसल का मतलब क्या है, ठीक है। स्मूथ मसल वो मसल होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बेसिकली ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ठीक है, हमारे अख्तियार में नहीं है। जैसे कि हम यहाँ देख लें, हमें हमारे अख्तियार में नहीं कि हमारे सांस की नाली छोटी हो जाए, पतली हो जाए, ये सब हमारे अख्तियार में नहीं है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी सरफेस पर क्या होता है, इनकी सरफेस पर कोई लाइंस नहीं होती, इस वजह से हम बोलते हैं स्मूथ। पहला हम पॉइंट स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, बेसिकली हमारे अख्तियार में नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, इनके ऊपर कोई लाइंस वगैरह नहीं है, कोई स्ट्रेशंस नहीं है, ठीक है, सिंपल सी एक मसल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, ये जो ब्रंकियल स्मूथ मसल का काम क्या होता है, ये मसल बेसिकली ब्रंकियल ट्यूब्स को खोलती है और तंग करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो क्या होता है, रास्ता छोटा हो जाता है, ये रास्ता सांस का छोटा हो जाएगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, और सांस लेना मुश्किल होगी। लेकिन जब ये रिलैक्स होंगी, ये स्मूथ मसल ये रिलैक्स हो गई, ये स्मूथ मसल, तो क्या हो जाएगा, सांस का रास्ता लंबा हो गया, आराम से हमारी हवा हमारे लंग्स में चली जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अस्थमा हो गया, अस्थमा में क्या होगा, ये देखिए हमारे पास ये ब्रंकिया है और ये लंग्स, ठीक है। तो अस्थमा में क्या होता है, हमारे पास ये जो मसल्स हैं, ये वाली मसल ब्रंकिया स्मूथ मसल, बेसिकली ये हो जाएंगी सेंसिटिव और एक्टिव हो जाएंगी। यानी कि किसी भी एलर्जन, कोई बॉडी में आपको एलर्जन आया, एलर्जन मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो कि नुकसानदेह नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी ने समझ लिया उसको नुकसान दे, उसके खिलाफ एक्ट करना शुरू कर दिया। तो कोई भी आपकी बॉडी में एलर्जन आया, बात की हमने एलर्जन, ठीक है, जो नुकसानदेह नहीं है लेकिन बॉडी समझ रही है उसको, ठीक है। कोई भी एलर्जन, धूल वगैरह कोई भी चीज़ आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो हमारे ये हैं रास्ते कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, खांसी महसूस होना शुरू हो जाएगी, ये सब कुछ एस्थमा की अलामत शुरू हो जाएंगी, ठीक है। छोटा हो जाएगा रास्ता, सांस लेना मुश्किल होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि हमारी पैथोफिजियोलॉजी एस्थमा में क्या था, एक तो था ब्रंकियल कॉन्स्ट्रक्शन में डिटेल्स देख लिया। सेकंड हमारे पास है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या हो जाएगा, हमारे जो ब्रंकियल वॉल है इन्फ्लेम हो जाएंगी, सूज जाएंगी, जैसे दिख रहा है इस पिक्चर में सूज गई हैं, ठीक है, ये ब्रंकियल वॉल्स हैं, सूज जाएंगी। थर्ड पॉइंट क्या है, म्यूकस सिक्रेशन, यानी कि बलगम जो होगा, बलगम ज़्यादा बन रहा होगा, ठीक है, ज़्यादा बन रहा होगा, ओके। अब ये सब चीज़ें क्या करी होंगी, सांस की जो रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि सांस ज़्यादा हो, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को, ये सारी जो चीज़ें हैं अलामात, BIM, यानी कि ब्रंकियल कॉन्स्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन और म्यूकल सिक्रेशन, ये सब कुछ क्या करी होंगी, ये सांस की हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस
यानी कि सांस ज़्यादा आ रहा होगा इससे। हाइपर रिस्पॉन्सिव यानी कि सांस के ज़्यादा होने को प्रमोट करेंगी, ठीक है, क्योंकि आप सांस खींच खींच के ले रहे होंगे। एयर फ्लो लिमिटेशन यानी कि सांस के रास्ते में रुकावट होगी क्योंकि आपके नालियाँ पतली हो गई हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सिम्टम्स, और क्या हो जाएगा, सांस के मसाइल, ठीक है, का सबब बनती हैं सारी चीज़ें, BIM, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास है कि अस्थमा होता कब है। बेसिकली अस्थमा का अटैक कब होता है हम वो देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें। तो अस्थमा का अटैक ज़्यादातर किन चीज़ों से होता है, इन चीज़ों की वजह से शुरू होता है कि एक तो एलर्जन, कोई एलर्जी करने वाली चीज़ें आ गई, ठीक है, जैसे कि धूल, पोलन वगैरह नुकसान देनी है लेकिन बॉडी ने समझ ली, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, स्ट्रेस। पहला क्या है, पहला हम देख लेते हैं यहाँ कि पहला अस्थमा कब कुछ क्या क्या यानी कि अटैक कब शुरू होता है। पहला तो है एलर्जन, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कि स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस में, टेंशन या मेंटल प्रेशर में, तो आपको अस्थमा हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर आपको सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन है, कोई ज़ख़म है, तो वो भी अस्थमा का सबब बन सकता है, ठीक है। जब ज़ख़म होगा, बेसिकली सूजन होगी, ये सब कुछ फिर अस्थमा की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है COPD और अस्थमा में क्या फ़र्क है। दोनों ही सांस के मसाइल हैं। COPD यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि COPD मतलब क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक रहने वाली, ऑब्स्ट्रक्टिव रुकावट आ गए, पल्मोनरी यानी कि सांस के रास्ते में डिसीज़, ठीक है। और सिस्टिक फिब्रोसिस, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही बीमारियां हमारे से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन ये अस्थमा के बरक्स हैं, अस्थमा जैसी नहीं है, ठीक है। यूजुअली ये जो अस्थमा है, ये दोनों प्रोग्रेसिव यानी कि बढ़ती रहेंगी, वक्त के साथ बढ़ती रहेंगी। लेकिन अस्थमा कैसा है, अस्थमा ऐसा नहीं है कि अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो एयरवे रिमॉडलिंग हो सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका एयरवे, सांस का रास्ता था ऐसा, ठीक है, आप तो फिर आपने इलाज करवाया तो आपका सांस का रास्ता ऐसा हो सकता है। तो अस्थमा क्या, अस्थमा में रीमॉडलिंग हो सकती है, एयरवे की रीमॉडलिंग हो सकती है, लेकिन इन दोनों डिसीज़ में ये क्रोनिक है, ये बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को अस्थमा ज़्यादा सीवियर हो रहा है, ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली हो रही है, तो इससे डेथ का रिस्क भी बढ़ सकता है बेसिकली, ठीक है। अब अस्थमा थेरेपी गोल का इलाज यानी कि इलाज करने का मकसद क्या है, अस्थमा का इलाज करने का मकसद क्या है, गोल ऑफ थेरेपी, ठीक है। पहला क्या है कि हमने क्या करना है, जो हमारी सांस के रास्ते हैं, एयरवे यानी कि सांस के जो रास्ते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन यानी कि उनकी सूजन को दूर करना है हमने, ठीक है, उनकी सूजन को दूर करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं, पहले तो हमने इन्फ्लेमेशन को दूर कर लिया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि जो सांस अस्थमा के सिम्टम्स हैं, यानी कि सिम्टम जो हैं, निशानियाँ, अलामात जो हैं अस्थमा की, खांसी, वीजिंग वगैरह, इनको कम करना है, इन्फेक्शन को कम करना है, अलामात को कम करना है। थर्ड पॉइंट है अटैक को कम करना है, कि जो आपको एक्ज़रबेशन मतलब होता है, एक्ज़रबेशन मतलब अस्थमा के अटैक आना, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर अस्थमा अटैक आनी है, फिर अभी आ रहे हैं, तो उनको उनको ख़त्म करना या कम करना, ठीक है, रोकना उनको। अब ठीक है, फोर्थ हमारे पास है कि अस्थमा की वजह से होने वाली डेली एक्टिविटीज़ जो हैं, उनमें जो मुश्किलात आ रही हैं, उन पे कंट्रोल पाना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट याद रखने के अस्थमा का हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, मकसद क्या है। अब हमारे पास क्या है कि हम जो अस्थमा का इलाज करते हैं, अस्थमा के इलाज के लिए लॉन्ग टर्म कंट्रोल ड्रग और क्विक रिलीफ ड्रग का इस्तेमाल होता है। यानी कि 2 तरह के ड्रग्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म, यानी कि थोड़े वक्त के लिए। अगर किसी को थोड़े वक्त के लिए कभी कभी होता है अस्थमा, तो वो ये इस्तेमाल करेगा, और किसी को लंबे समय से चला आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म एक्टिंग ड्रग इस्तेमाल करेगा, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि अस्थमा कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर कैसा है अस्थमा, ठीक है, और क्या शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग, फिर ही हम बेसिकली देखेंगे कि कौन सी दवा उसको चाहिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट। बेसिकली ये क्या होती है, ये ड्रग क्या करती है, एयरवे के जो स्मूथ मसल हैं उनको रिलैक्स कर देंगी। फॉर एग्जांपल हमारा ये एयरवे, ठीक है, ये मसल्स हैं, तो ये लंग्स हैं, ठीक है, तो इनको क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगी, खोल देंगी। बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट क्या करते हैं, ये एयरवे जो हमारा है, ठीक है, कि स्मूथ मसल जो सारी हैं, इनको क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगी, खोल देंगी। इससे क्या हो जाएगा, सांस का रास्ता खुल जाएगा, और जो अस्थमा के सिम्टम है, जैसे कि उसमें क्या था कि सांस का रास्ता शॉर्ट हो रहा था, सुखड़ रहा था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम इस्तेमाल कब करते हैं, पहले हम देख रहे हैं क्विक रिलीफ क्या है, थोड़े वक्त के लिए। देखें, अस्थमा के सिम्टम को तुरंत कम कर देगा, फ़ौरन कम कर देगा। इसका लॉन्ग टर्म कंट्रोल यानी कि क्रोनिक, जो लंबे अरसे से क्रोनिक
लॉन्ग टर्म का लॉन्ग अब हमारे पास है लॉन्ग टर्म कंट्रोल। इसमें पहले हम देखते थे शॉर्ट देखें। लॉन्ग टर्म कंट्रोल में क्या करते हैं हम, जो बीमारी लंबे समय से चलती आ रही है, ठीक है, उसके इलाज के लिए एडजेक्टिव थेरेपी के तौर पर हम यूज़ करते हैं बीटा एड्रेनर्जिक को। शॉर्ट इसमें तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं हम, इसको एडजेक्टिव थेरेपी। देखिए हमारे पास जो बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है ना, इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्विक रिलीफ में तो इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग टर्म रिलीफ में, लॉन्ग टर्म जो हमारे पास है क्रोनिक बीमारी है अस्थमा की, उसमें भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसमें इस्तेमाल करेंगे हम एज अ एडजंक्टिव थेरेपी। एडजंक्टिव थेरेपी मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखें। एडजंक्टिव थेरेपी मतलब होता है हमारे पास, यस, एडजंक्टिव थेरेपी मतलब होता है कि दूसरी थेरेपी के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये एडिशनल थेरेपी होगी, एडिशनल एक्स्ट्रा इलाज होगा, ठीक है। ये अकेली नहीं चलेगी, हम सिर्फ बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म कंट्रोल को कुछ और दवाएं भी देंगे, ठीक है। अब ऐसा में एडजेक्टिव थेरेपी बेसिकली क्या करेगी, ये साथ दूसरे जो ड्रग्स हैं दवाइयाँ उनके मिल के काम करेगी, अस्थमा के सिम्टम को कम करेगी, उनका अटैक को कंट्रोल करेगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या करती हैं, इनको हम लॉन्ग टर्म कंट्रोल ड्रग के साथ, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ड्रग भी होंगे और बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी देंगे, ठीक है। ये साथ मिलकर क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगी, सांस के रास्ते को रिलैक्स करेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं इन्हेलर्स को। इन्हेलर ज़्यादातर क्या करते हैं, इसी कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं और ये सांस बेसिकली सांस लेने में हेल्प करते हैं, सांस लेने को आसान बनाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनका थोड़ा लॉन्ग देख लेते हैं कि पूरा ही क्या लिखा हुआ है। पहला हमारे पास है क्विक रिलीफ ड्रग। क्विक रिलीफ बेसिकली क्या करते हैं, ये जो है बेसिकली हम बोल सकते हैं इनका काम क्या है कि ब्रोंकोस्पाज्म मतलब क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म बेसिकली मतलब होता है कि सांस के रास्ते को, सांस की नाली है, फॉर एग्जांपल ये सांस की नाली है, ये ब्रोंकस ना, तो इसको फ़ौरन क्या कर देंगी, फ़ौरन ना सांस की नाली को तंग होने को फ़ौरन ठीक कर देंगी जल्दी से, इनको बोलते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, सांस की नाली की तंगी को जल्दी से ठीक कर दिया, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं ये ड्रग, बेसिकली ये ड्रग क्या करते हैं, ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल है, ये स्मूथ मसल जो यहाँ लगी हुई है, इनको रिलैक्स कर देंगे, जिससे रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा और सांस लेने में आसानी हो जाएगी। ये सिर्फ शुरू करते हैं अपना काम 5 से 30 मिनट में शुरू कर देंगे इनका, यानी कि 5 से 30 मिनट, आप 5 मिनट हो या 30 मिनट हो, ये फ़ौरन अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इनका बॉडी में असर कितनी देर तक रहेगा, तकरीबन 4 से 6 घंटे तक रहेगा, ठीक है। इनका असर कितनी देर तक रहेगा, 4 से 6 घंटे पर रहेगा, ठीक है। अब इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, एक्यूट ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि किसी को अचानक से अटैक हो गया अस्थमा का, तो ये देंगे, ठीक है। अब हर अस्थमा पेशेंट के लिए शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो हो उनके पास इन्हेलर होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ जाए, कभी किसी वक्त भी हो सकता है, तो वो यूज़ कर लें इसको, ठीक है। अच्छा, मोनोथेरेपी यहाँ लिखा है, मोनोथेरेपी का मतलब क्या होता है, मोनोथेरेपी का मतलब होता है बेसिकली कि माइल्ड अस्थमा, हल्का अस्थमा। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को अकेला यूज़ करना बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को मोनोथेरेपी यानी कि बिल्कुल हल्का हल्का अस्थमा है, तो हम उसको मोनोथेरेपी यानी कि उसका एक ही इलाज होगा कि आप क्या करें, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर अस्थमा शदीद है तो सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को क्या बेसिकली, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। सिर्फ थोड़े वक्त के लिए क्या करेगा, आपको सुकून दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को सीवर इस समय, तो वो इसको सिर्फ अकेला यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये जो असल वजह है, बेसिकली असल वजह क्या है कि सूजिश हो गई नालियों में, सूज गई नालियाँ, तो उसको ठीक नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे पास क्विक रिलीफ जो हमारे पास अस्थमा की ड्रग है, उनमें एग्जाम्पल हमारे पास है एल्ब्यूटेरॉल, लेवलब्यूटेरॉल, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एल्ब्यूटेरॉल, यहाँ लिखा हुआ होगा एल ब्यूटीरॉल, और दूसरी है लेवलब्यूटेरॉल, ठीक है। अब ये जो क्विक रिलीफ हम ले रहे हैं, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, देखिए नुकसान तो होंगे। नुकसान क्या है कि टैकीकार्डिया मतलब क्या है कि दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बढ़ जाएगा, जो बॉडी में शुगर है, हाइपरग्लाइसीमिया शुगर बढ़ जाएगा। हाइपोक्लेमिया, जो खून में पोटेशियम है उसकी कमी हो जाएगी। हाइपोमैग्नीशिया, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा बेसिकली हमें कि मसल ट्रिमर्स कब कभी हो सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट ये भी है, मसल ट्रिमर कब कभी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इन्हेलर्स के ज़्यादा ज़रिए साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। अगर आप इन्हेलर लेंगे बेसिकली तो आपको साइड इफ़ेक्ट कम होंगे, लेकिन सिस्टमिक अगर आप कोई गोली वगैरह ले रहे हैं या इस तरीके से ले रहे हैं जो कि पूरी बॉडी को पास आउट करी बेसिकली, तो उसमें ये इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ सिम्टम, निशानियों को ठीक करेगा। हमने जब बात की हमने जब बात की थी कि क्विक रिलीफ आप इस्तेमाल करें, आपको सीवर और एस्थमा है, तो आप सिर्फ बीटा एगोनिस्ट नहीं लें,
ये सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट नहीं लें, क्योंकि ये सिर्फ क्या करेगा, सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक मतलब क्या होता है, ये आपकी जो ये सिम्टोमेटिक मतलब होता है कि सिर्फ सिम्टम, जो निशानियों को ठीक करेगा, असल वजह को ठीक नहीं करेगा, उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक। ठीक है, तो सीवर एस्थमा में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर शदीद एस्थमा है किसी को, तो वो बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट एज अ सिम्टोमेटिक इस्तेमाल करें। सिम्टोमेटिक मतलब क्या, उसकी निशानियाँ ठीक हो रही हैं, उसकी असल वजह सही नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म कंट्रोल ड्रग। लॉन्ग टर्म कंट्रोल ड्रग का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, बेसिकली एस्थमा को लंबे समय तक क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और ब्रोंको डायलेशन प्रोवाइड करते हैं। ब्रोंको डायलेशन, ये देखिए हमारे ब्रोंकस और इलनेस, ठीक है, तो ब्रोंकस डायलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये ड्रग क्या करते हैं, बेसिकली ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल है उनको रिलैक्स कर देंगे, लेकिन इनका असर कितने घंटे रहेगा, उसका डबल करते हैं। शॉर्ट का 6 था, इसका 12, इसका 12 घंटे तक रहेगा। ठीक है, अब ये ड्रग क्या करते हैं, यानी कि बेसिकली हम बोल सकते हैं एस्थमा को दिन भर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब मोनोथेरेपी का मतलब क्या होता है, मोनोथेरेपी का मतलब क्या, सिर्फ एक ड्रग के साथ मोनोथेरेपी के लिए अलाउड नहीं है ये ड्रग, ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल मोनोथेरेपी के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो हमारे पास हैं, ये अकेले नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ सिम्टम को कंट्रोल करते हैं लेकिन इन्फ्लेमेशन को ठीक नहीं करते। ठीक है, इनको हमेशा हम किसका देंगे, इनको हमेशा हमें देना पड़ेगा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल जो है, इनको मोनोथेरेपी के लिए सही नहीं है। क्विक रिलीफ को हम बीटा एड्रेनर्जिक अगेनिस्ट देंगे, बिल्कुल ये क्विक रिलीफ जो है मोनोथेरेपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है अगर किसी को शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म है, तो इसको इस ड्रग के साथ लॉन्ग टर्म एक्टिंग के साथ हमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड को भी साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आगे डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें लॉन्ग टर्म कंट्रोल, इसकी दो एग्जाम्पल हमें बताई गई हैं। दो एग्जाम्पल हैं, एक है सैलमेटिरोल, एक है फॉर्मेटिरोल। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इनकी कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या है, यानी कि ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये इसके साथ भी हो सकते हैं, इसके साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए मुफीद है, दोनों में साथ मिला के दे सकते हैं। जैसे कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेटिरोल जो है, ये बेसिकली होता है एक्यूट के लिए, एक्यूट एस्थमा के लिए। ठीक है, उनमें रिलीफ देता है। साइड इफ़ेक्ट क्या है इनके, यानी कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा जो एगोनिस्ट है जैसे ही हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म कंट्रोल, इनसे की साइड इफेक्ट बिल्कुल क्विक रिलीफ जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट की तरह ही है। ठीक है, इसमें टैकीकार्डिया होगा, ट्यूमर होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा, हाइपोक्लेमिया, सब कुछ होगा। ठीक है, अब इनहेल्ड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, बेसिकली इनका रोल क्या होता है कि सूजश को कम करते हैं, सूजश को कंट्रोल करते हैं। देखिए ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, बेसिकली सांस के रास्ते को खोल रहे हैं, लेकिन ये असल वजह पे आ रहा है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेगा, आपके सांस के रास्ते को खोल देगा, सूजश को कम करेगा, सूजश को जो असल वजह है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ इस्तेमाल करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर किसी को क्या है, सीवर एस्थमा यानी कि शदीद एस्थमा है, तो हम उसको लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ये देंगे और प्लस आईसीएस देंगे, ताकि क्या हो जाए, तो एस्थमा को अच्छे से ट्रीट कर सकें, क्योंकि ये क्या करेगा, ये असल वजह पे काम करेगा। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल, यानी कि हमारे पास जो एस्थमा के लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का यूज़ करते हैं। ये ड्रग क्या करते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि सांस की तंगी को दूर कर देगा और अस्थमा के सिम्टम को लंबे समय तक के लिए क्या कर देगा, कंट्रोल में रखेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देख लेते हैं पहले हम, यानी कि ये देखें फॉर्मेटिरोल। फॉर्मेटिरोल बेसिकली क्या है, ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल ड्रग है, प्लस ब्यूडी सुनाइड, ब्यूडी सुनाइड। देखें ये हमारे पास लॉन्ग टर्म और ये है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन दोनों को मिला के देते हैं, ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है मार्केट में। दूसरा हमारे पास है सैलमेटिरोल, सैलमेटिरोल प्लस है फ्लूटिकासोन, फ्लूटिकासोन। ठीक है, ये दोनों भी, ये देखें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ये लॉन्ग टर्म एक्टिंग। ठीक है, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है, हम आसान सी समरी देख लेते हैं। ठीक है, हमने याद के रखना, देखें क्विक रिलीफ ड्रग है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, अब एस्थमा के अटैक के वक्त हम तुरंत रिलीफ के लिए क्या देंगे, शॉर्ट एक्टिंग ये क्विक रिलीफ वाला ड्रग देंगे। ये माइल्ड एस्थमा में चल सकता है, इसका असर 4 से 6 घंटे तक रहेगा। लॉन्ग टर्म कंट्रोल ड्रग में क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेसिकली क्या होगा कि एस्थमा को अगर लंबे समय तक के लिए कंट्रोल करना है, इसमें एग्जाम्पल क्या है, सैलमेटिरोल, फॉर्मेटिरोल। ठीक है, इसको हमेशा देते हैं हम इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ, क्योंकि वो क्या करता है, असल वजह पे काम कर, जो कि क्या है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसका असर रहता है 12 घंटे तक। ठीक है, अब आपने याद के रखना है, देखें कोई रिलीफ जो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है और लॉन्ग कंट्रोल लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, कि निमोनिक याद कर लेते हैं। देखिए शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के लिए निमोनिक है कि बेसिकली सबा सेफ अटैक ब्रीथिंग एज सुन एज पॉसिबल। देखें कि शॉर्ट एक्टिंग यानी कि शॉर्ट एक्टिंग ये क्विक रिलीफ है
और एक्ट करेगा 4 से 6 घंटे के लिए, ब्रोंको डायलेट करेगा, ठीक है। एस्थमा में बेसिकली अटैक के वक्त यूज़ करते हैं इसको। और एल्बिट्रॉल, लेवोल्विट्रॉल इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, सिर्फ माइल्ड समय में चलेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। इसकी निमोनिक क्या है कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट क्या करते हैं, लास्ट वेज बेटर अलॉन्ग आईसीएस, लास्ट वे और लास्ट ऑलवेज बेटर अलॉन्ग आईसीएस। लास्ट मतलब क्या, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज कंबाइन विथ आईसीएस, ये निमोनिक बन गया। और बेटर यानी कि ये क्या है, बेस्ट फ्रॉम मॉडरेट टू सीवर, अगर मॉडरेट से सीवर दोनों के लिए अच्छा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कंट्रोल में इसको क्या दे रहे हैं, आईसी साथ मिला के दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि इसका बेसिकली हमारे पास है कि एडवर्स इफेक्ट क्या है, बिल्कुल उसी की तरह सेम एज शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, सैलमेटिरोल, फॉर्मेटिरोल। और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली क्या है, इसके निमोनिक क्या है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इन्फ्लेमेशन कंट्रोल सुप्रीम, कि क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करता है, ठीक है, ऐसा में। और किसका यानी कि इसको हम यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल, उसमें लॉन्ग टर्म कंट्रोल एगोनिस्ट में।